चलो। नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। सभी लाइव आ जाइए चर्चा करने के लिए फाइव लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस के टॉपिक के ऊपर। जितने भी कैंडिडेट जुड़ रहे हैं वो भी इस लिंक को आगे शेयर कर दीजिए। और आप लोगों के कुछ भी कोई कमेंट हो, कल अपन ने जो परसों फाइव लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस के ऊपर जो भी अपन ने छोटे मोटे डिस्कस किए, फाइव लॉ के बारे में अपन ने जाना, आज अपन उसमें इम्प्लीकेशंस के बारे में पढ़ेंगे। इम्प्लीकेशंस में निहितार्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट यहीं से सवाल आते हैं। कोई भी आपको एक कंडीशन दे दी जाती है और एग्जाम में पूछा जाता है कि ये पर्टिकुलर कंडीशन किस लॉ को फुलफिल करता है। और अक्सर अक्सर आपको पढ़ने में ये बहुत दिक्कत आती है कि सर हमने ये टॉपिक पढ़ा है और ये हमें प्रथम नियम में भी लग रहा है, सेकंड नियम में भी लग रहा है, थर्ड नियम में भी लग रहा है, हम बहुत कंफ्यूज हैं, बताइए सर क्या करें। तो चलिए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट लॉ से। बुक्स आर फॉर यूज। बुक्स आर फॉर यूज। बुक्स आर फॉर यूज, ये आपका पहला नियम है फाइव लॉ में से, जिसको आपने हिंदी में पढ़ा था, पुस्तकें उपयोगार्थ है। देखिए मित्रों, ये लॉ रंगनाथन के द्वारा दिया गया सबसे पहला और बहुत इंपॉर्टेंट नियम है। इस नियम में आपको बुक्सों के ऊपर उपयोग के ऊपर बल दिया है। देखिए मित्रों, पहले प्राचीन समय में क्या होता था कि किताबों को लाइब्रेरी में बंद करके रखा जाता था, अलमारियों में कैद करके रखा जाता था, यानी जंजीरों में बांध के रखा जाता था। परंतु रंगनाथन जी ने कहा कि नहीं, इन बुकों को यानी इन पुस्तकों को स्टोर नहीं करना है, प्रिजर्वेशन नहीं करना है, तो इनको उपयोग करने पर बल दिया। इस हेतु अपने सामने तो कुछ दो तीन इसमें पॉइंट आते हैं जो कि आपके फर्स्ट लॉ को फुलफिल करेंगे। तो क्या इसमें मुख्य मुख्य पॉइंट है, देख सकते हैं आप इसमें। एक तो आता है आपका लोकेशन। क्या है मित्रों? लोकेशन यानी आपका पुस्तकालय का स्थान। दूसरा है आपका टाइमिंग। और तीसरा हुआ आपका बुक सिलेक्शन। मित्रों, यूँ तो बहुत सारे नियम हैं, बहुत सारे पॉइंट है आपके फर्स्ट लॉ में, लेकिन सबसे जो तीन इंपॉर्टेंट है ये आपके है लोकेशन, टाइम और बुक सिलेक्शन यानी पुस्तक चयन। अपन बिंदुवार इनका अध्ययन करेंगे कि देखिए कौन सी कंडीशन इस लॉ को फुलफिल करती है। लोकेशन, टाइमिंग और बुक सिलेक्शन। तो इसके तहत, हाँ जी, कमेंट आ रहे हैं कृष्ण जी का। नमस्ते सर जी, बिल्कुल नमस्कार, जुड़े रहिए आप। फर्स्ट लॉ है आपका बुक्स आर फॉर यूज, जिसमें आपने इसमें लोकेशन के बारे में चर्चा करने की कोशिश की। देखिए, अपन एक कंडीशन लेते हैं कि अगर मेरी लाइब्रेरी किसी जिले में, अगर यहाँ पर है, ये मेरी लाइब्रेरी है, तो बताइए मेरे पास यूजर्स यानी पाठक आने के चांसेस कितने रहेंगे? बहुत कम रहेंगे। और वही अगर मेरा लोकेशन यानी अगर पुस्तकालय की लोकेशन अगर किसी सेंटर स्थिति में हो, यानी केंद्र के बीचों बीच में हो, तो मेरे पाठक पुस्तकालय में आने का चांसेस ज़्यादा बढ़ेगा। और जब पाठक ज़्यादा आएंगे तो पुस्तकें उपयोग में ज़्यादा आएगी। तो इस हिसाब से लोकेशन का पॉइंट जो है वो हमेशा मित्रों आपके
फर्स्ट नियम में जाता है, यानी प्रथम नियम को पूर्ति करता है। बुक्स आर फॉर यूज, इसमें लोकेशन लोकेशन का सवाल आ जाएगा कि भाई पुस्तकालय की स्थिति एक केंद्र में स्थित होनी चाहिए, बीचों बीच होनी चाहिए। ये किस नियम को पूर्ति करता है? ऑप्शन आपको मिलेगा प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम या चतुर्थ नियम। तो आपको क्या करना है मित्रों? प्रथम। इसी के साथ साथ अगर आप टाइमिंग का ले लो, देखो मित्रों, सबसे ज्यादा जो गलती करते हैं बच्चे वो यहीं पे कर देते हैं। जिन लोगों ने 5 नियम यानी पुस्तकालय के ये जो बेसिक आधारभूत नियम है, पंच नियम, अगर इनको ढंग से नहीं पढ़ा है तो वो यहाँ पर सबसे पहली गलती कर देते हैं। देखिए मैं आपको कंडीशन देता हूँ। कंडीशन आपको मिलती है कि भाई पुस्तकालय का समय पाठकों के अनुसार होना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा। द टाइमिंग ऑफ द लाइब्रेरी इज द कन्वीनियंट टू यूजर्स, यानी पाठक की सुविधा के अनुसार पुस्तकालय का समय होना चाहिए। ये किस नियम को पूर्ति करता है? जैसे ही ये कंडीशन आपको मिलती है दोस्तों, आप लोग जिन्होंने पंच नियमों को ढंग से नहीं पढ़ा है वो इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और वो सोचते हैं कि जो अपन ने कल नियम पढ़े हैं 5 नियम, उसमें से जो चौथा नियम है, चौथा नियम क्या था दोस्तों? सेव द टाइम ऑफ रीडर। वहां पर जैसे ही टाइम की अवधारणा मिलती है वो इससे लिंक कर देता है। लिंक करते ही आपका सवाल गलत हो जाएगा। देखिए अपन को यही अंतर पढ़ना है कि भाई कौन से नियम में कौन सी कंडीशन फुलफिल होगी। दोबारा आते हैं अपने स्टेटमेंट के ऊपर, अपने कथन के ऊपर। अपना स्टेटमेंट था कि पुस्तकालय का जो समय है यानी लाइब्रेरी का जो टाइमिंग है वो पाठकों की सुविधा के अनुसार होना चाहिए। चलिए इसके ऊपर भी एक कंडीशन रख लेते हैं अपन। कंडीशन जैसे ये कि मान लीजिए आप एक पुस्तकालय एक ऐसी जगह पर खोलते हो जहाँ पर सारे के सारे पाठक जो है वो या तो जॉब कर रहे हैं, या दुकान चला रहे हैं, या किसी भी कार्य में व्यस्त हो। तो पुस्तकालय का अमूमन समय होता है मित्रों 10 से 5, और उस एरिया में मोस्टली लोग जॉब करने वाले हैं, दुकान चलाने वाले हैं या अपना धंधा करने वाले हैं। दोस्तों क्या आपको लगता है कि ऐसे लोकेशन पे जब आपने अपने पुस्तकालय का समय 10 से 5 रखा हो, जहाँ के पाठक मोस्टली व्यस्त रहते हैं 10 से 5 के दौरान, क्या पाठक पुस्तकालय के अंदर आएंगे और पुस्तक उपयोग में करेंगे? नहीं करेंगे। वही अगर आप इसका समय 5 बजे के बाद रखते हो, यानी पाठकों की सुविधा के अनुसार रखते हो, क्योंकि पाठक 5 बजे के बाद घर आ जाता है, और आपने अगर लाइब्रेरी का टाइमिंग रखा 5 से 10 या 5 से 11, तो लिटिल बिट बढ़िया चांसेस है कि मेरे पास अच्छे यूजर्स आएंगे, अच्छे पाठक आएंगे, यानी पाठकों की संख्या ज़्यादा रहेगी। तो यही आपकी कंडीशन है दोस्तों, और यही अगर आपको कंडीशन को फुलफिल नहीं करते हैं, गलती कर देते हो और इसको चौथे नियम में डाल देते हो कि नहीं नहीं पाठक का समय बचेगा। नहीं मित्रों, अपन चौथे नियम में पहुंचेंगे। इससे पहले लोकेशन की अपन के बात कर ली कि लोकेशन एकदम केंद्र में होनी चाहिए, बीचों बीच में होनी चाहिए। ये कौन से नियम को पूर्ति करेगा? फर्स्ट लो को। इसी तरह से कि पुस्तकालय का समय पाठकों की सुविधा के अनुसार होना चाहिए। ये किस नियम के बताएगा मित्रों? ये भी प्रथम नियम में जाए। इसके अलावा दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बुक सिलेक्शन। देखिए मित्रों यहाँ पर अपन को बहुत बढ़िया सवाल मिलता है। आपको कई बार एग्जामों में सवाल मिल जाता है कि भाई पुस्तकालय के पंच नियमों के अंतर्गत बुक सिलेक्शन के कौन कौन से नियम काम में आते हैं, या यूं कह सकते हैं सवाल आपको ऐसा मिलता है कि पुस्तक चयन हेतु रंगनाथन के कौन से सूत्र उपयोग में आते हैं। और ऑप्शन आपको मिलता है पहला, दूसरा, पांचवा, तीसरा, दूसरा, चौथा, या पांचों के 5 नियम, या पहला, दूसरा, तीसरा। देखिए मित्रों अपन बुक सिलेक्शन की बात कर रहे हैं। बुक सिलेक्शन को यानी पुस्तक चयन। पुस्तक चयन आपको पता होगा S.R. रंगनाथन ने बुक सिलेक्शन नाम की एक किताब दी थी, और उसमें यह जिक्र किया था कि जो आपके प्रथम 3 नियम है, पहला, दूसरा और तीसरा,
ये तीनों नियम जो है वो पुस्तक चयन हेतु काम आते हैं। और अक्सर इस फैक्ट को नजरअंदाज करके कई अभ्यर्थी इसमें ये ऑप्शन भर के आ जाते हैं कि उपरोक्त सभी यानी पांचों के पांच सूत्र पुस्तक चयन में काम आते हैं। गलत है मित्रों, पांचों के पांच सूत्र कभी पुस्तक चयन में काम नहीं आते। तो पुस्तक के चयन हेतु रंगनाथन ने प्रथम तीन सूत्रों का हवाला दिया है। पहला सूत्र कल अपन ने पढ़ा ही था परसों। पहला सूत्र क्या है, जल्दी रिवाइज करिए। बुक्स आर फॉर यूज, यानी पुस्तक चयन हेतु रंगनाथन जी कहते हैं केवल वही पुस्तक का चयन कीजिए जो आपके स्थानीय पाठकों को लाभ पहुंचा सके। वही पुस्तक चयन कीजिए जो आपको क्या करे, स्थानीय पाठकों को लाभान्वित कर सके। यानी अगर आपको एक सिचुएशन देके मत बताएं आपको कि अगर मैं अपनी लाइब्रेरी में तमिल, तेलुगु, कन्नड़, इन सब की लैंग्वेज की मैं बुक्स रखूं और मेरे पास कलेक्शन कर लूं मैं 40-50 हजार पुस्तकों का, और मैं ये लाइब्रेरी खोल रहा हूं अपने राजस्थान में, आपको क्या लगता है मित्रों, मेरे पास पाठक आएंगे और पुस्तक उपयोग में आएगी क्या? नहीं आएगी। वही अगर आप पुस्तकें रखते हैं राजनीति विज्ञान, हिंदी, सामाजिक विज्ञान, गणित या राजस्थानी, यानी राजस्थान के भाषा के जो जानने मानने वाले लोग हैं यानी जो स्थानीय पाठक है, अगर मैं उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए मैं अगर पुस्तकों का चयन करूं तो बहुत ज्यादा चांस है कि मेरी पुस्तकें उपयोग में आएगी। इसलिए बुक सिलेक्शन का जो नियम है वो आपका पहला नियम में भी आएगा। दूसरा नियम क्या कहता है कि भाई प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिलनी चाहिए। इसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, आप लाइब्रेरी में वही पुस्तकें मंगाओगे जो आपको पाठकों की डिमांड को क्या करना है, पूरी करना है। और वापस तीसरा नियम भी वापस दोहरा लो, प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले। तो फिर से आप लाइब्रेरी में ऐसी बुक से ही सिलेक्ट करोगे जो उसको खाली पड़ी नहीं रहे, उस बुक्स को कोई ना कोई यूज करे। तो यही अपना नियम था मित्रों। पहला नियम आपको कहता है बुक्स आर फॉर यूज, जिसमें आपने चर्चा करी कि इसमें आपका बिंदु आते हैं, आपका एक तो लोकेशन, एक आपका आता है टाइमिंग यानी पुस्तकालय का समय, और एक आता है बुक सिलेक्शन। चलिए दोस्तों, तो फिर आप लोगों में से कई लोग ये बोलेंगे कि सर अगर टाइमिंग का ये है तो ये चौथा नियम में क्यों है, क्यों नहीं गया? तो देखिए दोस्तों, सबसे मैं आपको एक इम्पोर्टेंट फैक्ट बताता हूँ कि चौथा नियम आपका कहता है पाठक का समय बचाओ। लेकिन सबसे ध्यान रखने की बात है मित्रों कि पाठक का समय बचाओ, लेकिन कब? जब पाठक एक बार पुस्तकालय के भीतर प्रवेश कर जाए, तब आप उसको पुस्तकालय की ऐसी सेवाएं दो, ऐसी सर्विस दो, ऐसी सुविधा दो जिसके माध्यम से पाठक का समय बच सके। क्या सर उदाहरण देकर समझो? तो उदाहरण भी लीजिए कि भाई मान लीजिए आप किसी 10 मंजिला इमारत में जाते हैं, भवन में जाते हैं, बिल्डिंग में जाते हैं, अपार्टमेंट में जाते हैं। आपको कई बार ग्राउंड फ्लोर पे लिखा हुआ मिल जाता है कि भाई फलाना ऑफिस 4th फ्लोर पे, उसका गुप्ता जी का मकान 7वें फ्लोर पे, ये ऑफिस 3रे फ्लोर पे, ये ऑफिस ग्राउंड फ्लोर पे। तो वो सारे के सारे आपको संकेत मिल रहे हैं, दिशा निर्देश मिल रहे हैं। वो क्या है मित्रों? आप एक बार उसके अपार्टमेंट के अंदर प्रवेश किए गए, आपको एक दिशा निर्देश दिए गए, यानी गाइडेंस का प्रयोग किया गया, गाइड का प्रयोग किया गया, जिसकी वजह से आपका क्या हुआ, टाइम बच गया, आपको किसी को पूछने की जरूरत नहीं पड़ी। सेम इसी तरह से जब पाठक पुस्तकालय में प्रवेश कर जाता है, लाइब्रेरी के भीतर आ जाता है, और अब आप उसको जल्द से जल्द सेवाएं देते हैं। जल्द से जल्द सेवाएं देने के लिए आपने जैसे मान लो सेल्फ लिस्ट का प्रयोग कर लिया, कैटलॉग का प्रयोग कर लिया, या विभिन्न प्रकार के तीरों का प्रयोग कर लिया, यानी चिन्हों का प्रयोग कर लिया, जिससे उसको पाठक को ये पता लग जाए कि मेरी हिस्ट्री की किताब वहाँ है, मेरी इंग्लिश की किताब वहाँ है, मैथमेटिक्स की किताब वहाँ रखी हुई है। अगर उसको पहले से ही दूर से दिखे हुए एरो मिल जाए, उसको तीर लगे हुए निशान से मिल जाए, तो वो पाठक पूरे पुस्तकालय में कहीं नहीं घूमेगा और अपने अमुक सेल्फ तक वो पहुंच जाएगा। तो ये फैक्ट है मित्रों चौथे नियम में, यानी इस प्रकार से आपका पाठक का समय बचाना है। लेकिन मोस्टली आपको कंडीशन क्या मिलती है? आपको कंडीशन मिलती है कि भाई पुस्तकालय का समय पाठकों की सुविधा के अनुसार होना चाहिए। ये किस नियम की पूर्ति करता है? तो ये मित्रों आपका प्रथम नियम में ही पूर्ति करेगा। आपको कभी भी कंफ्यूज होने की, भ्रमित होने की आवश्यकता
नहीं। चलिए, अब अपन लेते हैं, बात करते हैं दूसरे नियम की, सेकंड लॉ। सेकंड लॉ के बारे में अपन ने कल क्या बात करी थी? सेकंड लॉ है बुक्स आर फॉर ऑल, यानी पुस्तकें सर्वार्थ हैं। क्या लिखा था अपन ने? सेकंड लॉ आपका कहता है बुक्स आर फॉर ऑल। जल्दी बताइए दोस्तों, अपन ने कल इसका एक और सप्लीमेंट सूत्र भी बताया था। अपन ने ये भी कहा था कि बुक्स आर फॉर ऑल को किसी एक अन्य सूत्र के नाम से भी अपन इसको बोल सकते हैं, और वो ये था एवरी रीडर। मित्रों, ये दोनों आपको ध्यान रखना है। आप खाली छोटा सा इतना सा देख के आप ये याद कर लोगे, इतने से बात नहीं बनेगी। आपको दोनों के दोनों सूत्र आपको ध्यान में रखने हैं। बुक्स आर फॉर ऑल के दो तो भी इसी में जाएगा। आप ये भी कह सकते हो एवरी रीडर, एवरी रीडर शुड हैव इट्स बुक, शुड हैव इट्स बुक, यानी प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिलनी चाहिए। दोस्तों, ये बहुत ही आपको सुनने में अटपटा लगेगा और आप कहोगे कि सर ऐसा कैसे संभव है? प्रत्येक पाठक को पुस्तक कैसे मिल सकती है? कोई ना कोई तो खाली हाथ रहेगा ही रहेगा। जैसे मान लीजिए आप किसी लाइब्रेरी में जाते हो और कोई पर्टिकुलर किसी टाइटल की 5 ही किताबें मिलती, और आप लोग 20 लोग ग्रुप में जाते हो कि अब देखते हैं कि हमारा दूसरा नियम पूरा होगा कि नहीं होगा, क्योंकि रंगनाथन जी तो नियम दे के गए। उन्होंने तो कहा कि प्रत्येक पाठक को पुस्तक मिलनी चाहिए, तो खाली हाथ तो रखेंगे नहीं। तो खाली हाथ नहीं रखेंगे तो दोस्तों क्या, फिर आपको क्या आधी आधी किताबें फाड़ के देंगे क्या? नहीं दोस्तों, क्यों किताबें फाड़ी देने तो अपन किताबारो अपमान हो जाए है। પછી विद्या माता की कराई सरस्वती जी अपन ने प्राप शराब दे दी नहीं। तो देखिए दोस्तों, जैसे ही आपको नियम मिलता है कि भाई प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिलनी चाहिए, तो इस हेतु दोस्तों किसी न किसी को जिम्मेदारी लेनी, आप लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, दायित्व बन जाते हैं, ऑब्लिगेशंस आ जाते हैं कि हाँ, अगर हम ये जिम्मेदारी का निर्वहन अच्छी तरीके से करेंगे तो सभी पाठकों को उसकी पुस्तक मिल सकती है। अब कैसे मिलेगी दोस्तों? देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है। इसमें से आपको एग्जाम में बहुत तरह की कंडीशन अलग अलग देके आपको सवाल पूछेंगे। अपन को वो सारी कंडीशन अभी अपन फुलफिल कर लेते हैं। देखिए मित्रों, कैसे करेंगे? अभी आपने कहा कि प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिलनी चाहिए, तो वो तो संभव कैसे होगा? तो संभव करवाने के लिए अपन को दायित्व लेने पड़ेंगे। अब वो दायित्व क्या है? पहला दायित्व आता है दोस्तों राज्य सरकार के। किसके दायित्व दोस्तों? राज्य सरकार के दायित्व। अब आप कहोगे सर प्रत्येक पाठक को पुस्तक देनी है और राज्य सरकार इसमें क्या कर रही है? देखिए दोस्तों, आप कई बार जाते हो लाइब्रेरी में, आप कहते हो कि मुझे हम फलाना टाइटल की पुस्तक चाहिए। आप लोग 5 लोग जाते हो और आपको केवल 1 ही बुक मिलती है या 2 बुक मिलती है। आप कहते हो कि सर ये तो बुक्स इतनी डिमांडिंग में है, इतनी इसकी तो माँग है, लेकिन फिर भी आपने सर 5 क्यों नहीं मँगाई या 10 क्यों नहीं मँगाई? आपने 2 ही क्यों रखी? तो आपको लाइब्रेरियन क्या जवाब देता है? कि सर इतना बजट कोण माणकन या इतना पया कोण नहीं। कई स्थान अपन सुनने में मिले। तो यहाँ पर राज्य सरकार का दायित्व है कि एक तो राज्य सरकार आपको क्या करेगी? वित्त प्रदान करेगी। क्या करेगी? वित्त प्रदान करेगी, यानी आपको फाइनेंस देगी। एक आपको मित्रों क्या दिया? वो उस राज्य में पर्टिकुलर क्या करेंगी? पुस्तकालय अधिनियम पारित करेगी, यानी राज्य में पुस्तकालय अधिनियम पारित करेगी। राज्य में पुस्तकालय अधिनियम यानी लाइब्रेरी का एक्ट बनाएगी। और यहाँ से आपको सवाल मिल जाते हैं दोस्तों लाइब्रेरी एक्ट के ऊपर। देखिए, सारे टॉपिक इंटरलिंक्ड हैं। कई स्टूडेंट सिलेबस को लेकर बैठते हैं और पढ़ते हैं और फिर कहेंगे कि सर हमारे सामने तो सिलेबस ये लिखा हुआ है और उसमें तो फाइलों का कहीं जिक्र नहीं है, या लाइब्रेरी एक्ट का कहीं पे भी कोई बात नहीं लिखी हुई।
तो दोस्तों अगर आपको ये भ्रम है तो थर्ड ग्रेड 2022 का पेपर आप उठा के देख लेना, आपको उसके सिलेबस के बाहर से, यानी जो आपके सामने आज सिलेबस है, ये सेम सिलेबस 2022 में भी यही था, लेकिन उस सिलेबस के बाहर से कम 25 से 30 सवाल आ गए थे। और मजा ले किसी ने एक भी सवाल कोई भी उसको डिलीट कर दे, बेसिस ऑफ द आउट ऑफ सिलेबस। क्योंकि दोस्तों सारे के सारे टॉपिक लाइब्रेरी साइंस में एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि सारे के सारे टॉपिक एक दूसरे से आपस में संबंधित है, सारे सब्जेक्टों के साथ इसका जुड़ाव है, इसलिए आप इसमें सारे टॉपिक आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो लाइब्रेरी एक्ट की जब बात करते हैं तो अभी तक आपको ये पता होना चाहिए कि इंडिया में लाइब्रेरी एक्ट टोटल कितने स्टेट में पारित हो चुके हैं, कितने राज्यों में पारित हुए बेटा, जल्दी कमेंट में भी दिखाओ मेरे को। 19 राज्यों में अभी तक लाइब्रेरी एक्ट पारित हो रखे हैं। आपको सवाल कई बार सीधे मिलते हैं कि भाई सबसे पहला कौन सा था, मद्रास कह सकते हो या तमिलनाडु कह सकते हो। मद्रास के दो, तमिलनाडु के दो, यहाँ पर हुआ था 1940। ये सबसे पहला राज्य है जहां पर पुस्तकालय अधिनियम पारित हुआ। ध्यान से देखिए दोस्तों, आजादी के जस्ट अगले साल यानी 1947 में देश आजाद हुआ, और जस्ट अगले ही साल 1948 में मद्रास तमिलनाडु में पुस्तकालय अधिनियम पारित हो गया। आप लोगों को पता होगा राजस्थान में कब पारित होता है, राजस्थान में पारित होता है दोस्तों 2006 में। यानी देश आजाद हुआ 1947 में और राजस्थान में पुस्तकालय अधिनियम पारित होता है दोस्तों 2006 में। 20 अप्रैल 2006 को पारित होता है, 24 अप्रैल 2006 को लागू होता है। चलिए दोस्तों देखो यहाँ पर ये जब लाइब्रेरी एक्ट की टॉपिक की बात छिड़ी गई है तो आप लोग कई बार आप कोई किताबें पढ़ते हो या आपको कोर्ट ओपन में गलत डाटा मिलता है, तो अक्सर कहते हैं कि सर मैंने वहाँ पर गुजरात मैंने ये देखा है, उड़ीसा मैंने वो देखा है, मिजोरम ये पढ़ा है, गोवा वो पढ़ा है। दोस्तों मैं आपको दावा करता हूँ कि ये जो मैं 19 राज्यों की आपको लिस्ट बताने जा रहा हूँ वो एकदम प्रामाणिक है। आप इसमें मेरे को कोई भी चैलेंज भी कर सकता है। आप लाके दिखा दीजिए कि सर ये तो रहा मेरा सोर्स, और अब आप दिखा दीजिए अपना ऑथेंटिक सोर्स। चलिए मित्रों जल्दी से आप अपनी लिस्ट की लिस्ट बनाइए 19 के 19 राज्यों के पुस्तक अधिनियम, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में सीधे सवाल बनते हैं। आपको या तो पर्टिकुलर स्टेट का नाम देके पूछ लिया जाएगा कि कौन सा अधिनियम कौन से राज्य में कब अधिनियम कब पारित हुआ, या आपको मिलान वाले सवाल पूछ लेंगे, इधर राज्य दे देंगे सामने ईयर्स दे देंगे और आपको क्रॉस चेक करवाना रहेगा। तो चलिए जल्दी से लिस्ट बनाइए। मद्रास तमिलनाडु 1948। दूसरा हो गया आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश 1960। तीसरा राज्य है कर्नाटका, कर्नाटका 1965 यानी 1965। उसके बाद में चौथा राज्य है महाराष्ट्र। कई स्टूडेंट तो कह रहे हैं कि सर 19 राज्य हैं और इतने सन हैं कैसे याद रखें। देखिए सन तो आपको याद करनी पड़ेगी बेटा। आपको अगर लाइब्रेरी बनना है 500 ग्रेड पे लेना है तो थाने पढ़नो ही ज पड़ी, और थाने कन कोई दूजो ऑप्शन ही कोनी है। थाने अगर थोड़ो सो मोटिवेट થઈ जाए जब भड़ करदा तो मित्रों अब की बार 300 पार। 300 पार का मतलब दोस्तों ये है कि आपको 400 में से कम 300 से ज्यादा लाने हैं, और वो 300 से ज्यादा तभी आएंगे जब आप एक एक फैक्ट को चार्ट डालोगे। चलिए चार आपको राज्य बता दिए, मद्रास तमिलनाडु 1948, आंध्र प्रदेश 1960, कर्नाटक 1965, महाराष्ट्र 1967। उसके बाद पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल 1979, 1979। के बाद मणिपुर। पहले एक बार लिस्ट बना दीजिए दोस्तों, फिर मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ से सवाल कैसे कैसे बनते हैं। मणिपुर 1988 दोस्तों। उसके बाद में फिर जोड़े बनना शुरू हो जाएंगे। जोड़े का मतलब अभी बता देता हूँ, केरल हरियाणा, यानी ये दोनों कब आते हैं दोस्तों 1989। उसके बाद मिजोरम गोवा, मिजोरम
गोवा 1993 यानी 1993। गुजरात उड़ीसा, गुजरात उड़ीसा 2001। उत्तराखंड, आप इसको उत्तराखंड भी कह सकते हो, आप इसको उत्तरांचल भी कह सकते हो, 2005। उसके बाद अब आपका आ जाता है यूपी राजस्थान 2006। उसके बाद आपका आता है एक यूनियन टेरिटरीज यानी केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप 2007। उसके बाद बिहार छत्तीसगढ़, बिहार छत्तीसगढ़ 2008। और अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश 2009। ये लीजिए दोस्तों, ये 19 के 19 राज्य हैं जहां पर पुस्तकालय अधिनियम पारित हुए हैं। इनमें से कहीं पे भी आपके सन जो ईयर्स दे रखे हैं वो आपके सामने कोई लिस्ट है, आपको इसमें कहीं पे भी विरोधाभास है तो डाटा करेक्ट कर लीजिए। ये एकदम ऑथेंटिक ईयर्स है, आप भी ला सकते हैं प्रमाण, आप मेरे से भी प्रमाण पूछ सकते हैं। आपको कहीं पे भी आपको कोई भी गलत जानकारी नहीं दी जाएगी, बिल्कुल आपको अप टू डेट नॉलेज दिया जाएगा। और अब चर्चा कर लेते हैं कि इन 19 राज्यों के ऊपर आपको सवाल मिलते कैसे हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको सवाल मिल जाता है इन्हीं के ऊपर सीधा रेडीमेड सवाल, जैसे कि पश्चिम बंगाल में पुस्तकालय अधिनियम कब पारित होता है 1979 में, महाराष्ट्र में कब होता है तो 1967 में। यानी आपको सीधा से सीधा आपको जोड़ा दे देंगे, सॉरी आपको एग्जैक्टली सीधा सवाल मिल जाएगा। या आपको कैसे मिलेगा, या पेपर आपको मिलेगा यहाँ पर आपको 4 राज्य दे देंगे और सामने आपको ये 4 ऑप्शन दे देंगे और बोलेगा कि अब आप इसको मिलान कीजिए। इस तरीके से आपको सवाल आपको देखने को मिल सकता है। इससे बढ़कर थोड़ा और आगे की तरफ देखते हैं, तो सवाल आपको देखो कई बार आपको ऐसे भी दे देगा। देखिए, पेपर बहुत ईज़ी आता है, लेकिन आपसे वो कई बार आपका बुनियादी ज्ञान देखते हैं, कि भई बुनियादी ज्ञान रखता है कि नहीं रखता है, या आपकी हड़बड़ी भी नोटिस की जाती है कि आप जल्दबाज़ी में कोई गलत तो फैसला नहीं ले रहे हैं। कैसे? आपको कई बार सवाल ऐसा मिल जाता है कि भारत में अब तक कुल कितने राज्यों में पुस्तकालय अधिनियम पारित हो चुके हैं? ध्यान रखना है मित्रों, मैं वापस सवाल दोहरा रहा हूँ, ऑप्शन भी दे रहा हूँ आपको, और यही गलती अपन करते हैं कि भारत में अब तक कुल कितने राज्यों में पुस्तकालय अधिनियम पारित हो चुका है। ए ऑप्शन तो मिलेगा दोस्तों आपको 19 राज्यों में, और अगर आप हड़बड़ी में ये ए इतना सा दे के आपने गोला भर लिया, और डी ऑप्शन में अगर लिखा हुआ मिल गया 18 राज्य एवं एक केंद्र शासित प्रदेश, तो आप क्या करोगे दोस्तों? अब अभी भी आप यही करोगे क्या? अब आपके सामने बिल्कुल स्पष्ट आ गया है डी ऑप्शन में कि 18 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश, ये 19 राज्य होते हैं। आप ए में देख लेते हैं 19, आप कहते हो कि हाँ सर ने तो 19 ही पढ़ाया, हाँ अब तो सर गलत नहीं बताएंगे, और वहां पर आप 19 करके आ जाते हो, ए ऑप्शन भर के आ जाते हो। लेकिन बाद में आप जैसे ही पेपर से बाहर निकलते हो, आपके दोस्त बताता है कि नहीं, डी में तो 18 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश का मेंशन था, और आप अपना माथा पकड़ के बैठ जाते हो। तो यही हड़बड़ी का भी अपन से कई बार एग्जाम में टेस्ट लिया जाता है कि आप जल्दबाजी कितनी दिखाते हो। तो इतनी अपन भागा दौड़ी बेटा अपने काम री कोनी, ठीक है, इतनी हथौड़ नहीं करनी, है ना, पण मारोड़ी। तो ये 19 राज्यों के हैं, तो 19 राज्यों में से देखिए दोस्तों 18 राज्य एवं एक केंद्र शासित प्रदेश के माध्यम से आपको ये 19 के 19 मिलते हैं। अच्छा, एक और बहुत बढ़िया सवाल मिल जाता है दोस्तों, वो ये है कि ये आपके देखिए जो भारत का उत्तर पूर्वी वाला इलाका है, सेवन सिस्टर्स जिसको कहते हैं, उसमें से कौन-कौन से राज्यों में पुस्तकालय अधिनियम पारित हुआ है? या ये कई बार आपको सवाल ऐसे मिल जाता है कि निम्न में से किस राज्य में अब तक पुस्तकालय अधिनियम पारित नहीं हुआ है? ऑप्शन आपको मिलता है मणिपुर, अ, मिज़ोरम, अरुणाचल प्रदेश या मेघालय।
तो क्या होगा दोस्तों आपका आंसर? मेघालय में नहीं हुआ। देखिए दोस्तों, अपन को सारे ऑप्शन ये सेवन सिस्टर्स वाले जो एरियाज है, सारे अपन को देख लो एक जैसे में सुनने को मिलता है कि हाँ ये था, शायद ये भी पढ़ा था, वो भी पढ़ा था। तो यहाँ पर भी आपको विशेष फोकस करने की जरूरत है। तो एक तो आपका मणिपुर में होता है 1988 में, एक आपका मिजोरम और गोवा में यहाँ से निकल के आता है 1993 में, और एक आपका दोस्तों आके आता है अरुणाचल प्रदेश में 2009 में। तो यहाँ से भी आपको पता रखना है कि भाई कौन कौन से राज्य में वे हैं। तो चलिए जल्दी से एक बार अपने कॉपी में रिवाइज कर लीजिए, अगर नहीं लिखा तो एक बार फिर से लिख लीजिए। सबसे पहले मद्रास तमिलनाडु 1948, आंध्र प्रदेश 1960, कर्नाटक 1965, महाराष्ट्र 1967, मणिपुर 88, केरल हरियाणा 1989, मिजोरम गोवा 1993, गुजरात उड़ीसा 2001, उत्तराखंड 2005, यूपी राजस्थान 2006, लक्षद्वीप 2007, बिहार छत्तीसगढ़ 2008 और 19वां राज्य आपका है अरुणाचल प्रदेश 2009। बिल्कुल यही फैक्ट है, इसमें कहीं पे भी कोई भी ईयर्स में आपको गड़बड़ी नहीं मिलेगी। पर फिर भी अगर आपको किसी को भी कोई शंका है तो बिल्कुल आप कमेंट में डाल सकते हैं, आपको बिल्कुल जवाब दिया जाएगा। चलिए अपन ये डिस्कस क्यों कर रहे हैं, वापस अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। अपन ने बात कर रहे हैं कि राज्य सरकार के दायित्व में कि वो अपने राज्य में पुस्तकालय अधिनियम पारित करे। और क्यों करे दोस्तों, कहाँ उसका उसकी आवश्यकता है? तो यहाँ से भी आपको कई बार सवाल मिल जाता है कि भाई समस्त प्रकार के पाठ को, यानी उसमें बिना किसी उसकी जाति, धर्म, लिंग भेदभाव को अलग रखते हुए, बिना किसी तुलना किए हुए, आपको कोई भी आधार पे, किसी भी आधार पे आपको पुस्तकालय की सेवाओं से वंचित नहीं रखा जा सकता है। तो इस आधार पर यानी आपको एक डेमोक्रेटिक की भावना, याद रखिए मित्रों, देखो अभी मैंने एक वर्ड का इस्तेमाल किया है डेमोक्रेटिक, और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपको कई बार यहाँ से मिल जाता है और लोग उसमें माथा पकड़ के बैठ जाते हैं। कैसे? आपको सवाल मिलता है जनतंत्रीकरण या लोकतंत्रीकरण, ये दोनों वर्ड आपको मिल जाते हैं। जनतंत्रीकरण या लोकतंत्रीकरण, जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं डेमोक्रेटिक। और सीधा सवाल ऐसे ही उठा के दे देते हैं, डेमोक्रेटिक का कंसेप्ट पुस्तकालय के कौन से नियम के अंतर्गत है? और ये अपन अभी बात करी है कि भाई आपको कोई भेदभाव नहीं करना है, ना आपको जाति के आधार पर, ना आपको उसके लिंग के आधार पर, ना उसको रिलीजन्स के आधार पर, किसी के भी आधार पर बिना भेदभाव किए हुए प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिलनी चाहिए। प्रत्येक, हर हर एक को, बुक्स आर फॉर ऑल, सभी को। और सभी का मतलब पूरे के पूरे आपका जनतंत्रीकरण को, यानी लोकतंत्रीकरण, यानी लोगों को। और यहाँ से आपको सीधा सवाल मिल जाता है कि डेमोक्रेटिक यानी लोकतांत्रिकरण का कंसेप्ट किस नियम में आता है? दूसरे नियम में। इसके अलावा आपका राज्य सरकार का और क्या दायित्व हो सकता है? देखिए, पहला तो आपने जैसे बोल ही दिया कि सर एक तो वित्त प्रदान करना है, यही सबसे ज्यादा आपको लफड़ा इसी में पड़ता है, इसी में बहाने मिलते हैं आपको। आप कोई भी काम में कटी जत रहो, जिम्मे कहो के साहब मानो देवो कि रुपया कोनी, आप कहो सर किताब दो कि फंड कोनी, आप कहो सर ये वाली किताबें मंगा दो, अरे रुपया कोनी दिवाली होगा। आपको ऐसे ऐसे जवाब देखने को मिलते हैं। तो राज्य सरकार का बहुत इंपॉर्टेंट आपका दायित्व बन के आता है वित्त, यानी आपको फाइनेंस देना। दूसरा आपको है कि भाई वो पुस्तकालय अधिनियम को पारित करवाना। एक आपको मिल गया कि आपको पुस्तकालय का क्या बनाना? पुस्तकालय का जाल बिछाना। पुस्तकालय जाल बिछाना, ये सभी देखिए दोस्तों, अभी अपन राज्य सरकार के दायित्व पढ़ रहे हैं। किसके पढ़ रहे हैं? राज्य सरकार के। अब आप कहोगे सर पुस्तकालय का जाल कैसे बिछाए? ये कबूतरों को पकड़ने के तरह के आपको जाल बिछाना है क्या? यहाँ जाल बिछाने का मतलब है दोस्तों नेटवर्क का, यानी आप एक नेटवर्क स्थापित कीजिए। नेटवर्क कैसे दोस्तों? नेटवर्क इस प्रकार से कि भाई किसी भी राज्य में आपका एक तो होना चाहिए दोस्तों क्या? राज्य केंद्रीय पुस्तकालय। राज्य केंद्रीय पुस्तकालय यानी स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी। अपने राजस्थान में कहाँ पर है? अब सभी को पता होगा कि ये राजस्थान में कहाँ पर है? जयपुर में है।
जिसका नाम है सर्वपल्ली राधाकृष्ण राज्य केंद्रीय पुस्तकालय। इसके बाद में आप सभी संभागीय यानी आपके जो संभागीय स्तर पर जो पुस्तकालय हैं, वो पुस्तकालय आगे। उसके बाद समस्त जिला स्तर पर आगे। उसके बाद समस्त ब्लॉक स्तर पर ले लीजिए आप। उसके बाद पंचायत स्तर पर भी ले लीजिए। यानी इस तरह से अपने राज्य में पूरा का पूरा पुस्तकालय जाल बिछा दे। ये दायित्व किसका है दोस्तों? राज्य सरकार। अब आप कहोगे सर जाल बिछा दिया, दूसरे नियम में क्या संबंध है? हमें तो समझ में नहीं आया। कंसेप्ट दे के बताइए, उदाहरण दे के बताइए। तो चलिए दोस्तों अभी शुरू करते हैं। मान लीजिए आप बैठे हो किसी भी जिले में, जैसे मान लो हाँ जोधपुर जिला में मैंने बैठा हो, और जोधपुर जिला में बैठा बैठा हाँ कोई जोधपुर वाले जिला में लाइब्रेरी में गया, सुमेर पब्लिक लाइब्रेरी में गया, और सुमेर पब्लिक लाइब्रेरी में जाए था कोई किताब की डिमांड करी, मांग करी, कैसा आ किताब है कहीं, लाइब्रेरी वाला कहीं करिया, लाइब्रेरी वाला थाने नट गया कि कौन है किताब तो मान करने जन था हाथों हाथ कियो, कैसा हाँ मन तो था कर नहीं सको क्योंकि था मन कियो, कैसा दूसरो नियम थानो ओ कहवे कि प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिलनी चाहिए। तो और यो पाठक लाओ मार्कन पुस्तक, जब वो कही के कौन सा लाइब्रेरी लाइब्रेरी में नहीं कहीं करा, तो फिर वो आपको लाइब्रेरी वाला पता करता है और पता करके बता देता है कि ये बुक हमारे पास तो नहीं है, लेकिन ये बुक कहाँ है? स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी में पड़ी है। तो अब वो लाइब्रेरी वाला वहां से मंगाएगा, और मंगाते ही आपका एक और चौथा फैक्ट निकल के आ जाता है कि भाई राज्य सरकार का दायित्व क्या हुआ कि सभी पुस्तकालयों में समन्वय बनाए रखना का दायित्व भी किसका है? राज्य सरकार। पुस्तकालयों में क्या बनाए रखें? समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन बनाए रखने का दायित्व भी किसका बनता है दोस्तों? राज्य सरकार का। तो वो पर्टिकुलर सुमेर पब्लिक लाइब्रेरी वाला वो वहाँ से स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी से कॉन्टेक्ट करेगा, वहाँ से बुक लाएगा और उस पाठक को उपलब्ध करवाएगा। और जैसे ही उपलब्ध होता है, अब वो पाठक खुद बोलेगा कि हाँ जी, प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिली, इसका मतलब दूसरा नियम हुआ, और ये जिम्मेदारी राज्य सरकार ने उठाई। अब कुछ कंसेप्ट क्लियर हुआ दोस्तों? आपने दूसरे नियम में सबसे पहले पढ़ा राज्य सरकार के दायित्व है, तो राज्य सरकार के भी दायित्व में क्या क्या आया? एक तो भाई साहब आया आपका वित्त प्रदान करना, सबसे पहला हैंग रिपेयरिंग माया है, रुपया री ही माया है, इन लारी पूरी दुनिया दौड़े, तो रुपया रे लारे रुपये पर आपने उपलब्ध करवाना काम किनो है? राज्य सरकार रो है। दूसरो कहीं बतायो दायित्व है, दूसरो दायित्व है कि पुस्तकालय अधिनियम पारित करनो है। तीजो कहीं बतायो कि भाई पुस्तकालय और पूरो जाल बिछाओ। तो कहीं बतायो तो के अब जाल बिछाड़ो नहीं, पेन हगला ने एक जगह कर लो, यानी सगला रे महीने कहीं रखो, समन्वय रखो, कोऑर्डिनेट रखो। ये जिम्मेदारी उठाई किसने बेटा? राज्य सरकार की। अब आपका अगला वाला आता है पुस्तकालय प्राधिकरण के दायित्व। पुस्तकालय प्राधिकरण के पुस्तकालय प्राधिकरण के दायित्व। पुस्तकालय प्राधिकरण का क्या मतलब हुआ बेटा? यानी जो लाइब्रेरी अथॉरिटी है। अब आप कहोगे सर लाइब्रेरी अथॉरिटी कौन कौन सी हुई? तो लाइब्रेरी अथॉरिटी का गुड नाइट सर, सर एक मोटिवेशन क्लास भी ले। मोटिवेशन नहीं जैसा अगले था नौकरी लाड़ थोड़ो नौकरी में तो कई मोटिवेशन हो नहीं થઈ જાય જણ બાપ સમાજ में इतना दिन तो रोटियां तीवी टुकड़ा तीवी तोड़ो ही जो पसे घराला थाने खुद ने मम्मी पापा हका करे कौन कहीं माँ पापा हंगले के क्या बोक रहे तोड़ो हो मुफ्त री रोटियां, ये तो क्या होते अपन मरण वे है वो खाना है जेटी बीच छोड़ देना आप बाहर ना आई जावा, तो मोटिवेशन अपन घर में ही मिले, कोई बाहर थोड़ी मिली। चलिए पुस्तकालय प्राधिकरण के दायित्व है, तो लाइब्रेरी अथॉरिटी के क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज है? लाइब्रेरी अथॉरिटी में क्या क्या आएगा दोस्तों कि जैसे कि मान लो आपकी एक पब्लिक लाइब्रेरी है, अब उसमें कौन हो सकता है? एक तो आपको उसमें लाइब्रेरियन होगा, वो लाइब्रेरियन उस अथॉरिटी का अध्यक्ष नहीं होता है, वो होता है उसका सेक्रेटरी, सचिव। इसके अलावा
सरकार द्वारा मनोनीत कोई भी उसमें कमेटी का मेंबर हो, या स्थानीय समाज के द्वारा, समाज में से कोई गणमान्य लोग हैं, वो उसके अथॉरिटी के क्या होते हैं दोस्तों, सदस्य होते हैं। अगर आप किसी यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी की बात करें, यानी आप एक विश्वविद्यालय पुस्तकालय की बात करें, तो उसमें लाइब्रेरी अथॉरिटी में कौन-कौन होगा दोस्तों? उसमें होंगे एक तो समस्त समस्त विभागाध्यक्ष समस्त विभागाध्यक्ष होंगे। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ एक विश्वविद्यालय लाइब्रेरी की, यानी एक यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी की। इसमें कौन-कौन शामिल हो सकता है? तो एक तो होंगे ऑल एचओडीज़, हेड ऑफ डिपार्टमेंट यानी समस्त विभागाध्यक्ष। एक आपका हो गया वित्त नियंत्रक, यानी पैसे देने के लिए कौन? सरकार के द्वारा के मनोनीत नुमाइंदे हैं, वित्त नियंत्रक। एक आपके मान लो हो गए अ, पुस्तकालय अध्यक्ष यानी खुद लाइब्रेरियन, और एक आपके हो गए सर्वे सर्वा, सबसे हेड कौन हो गए? कुलपति। और यहीं से दोस्तों सवाल आ जाता है कि भाई एक विश्वविद्यालय पुस्तकालय समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? और आधे से ज़्यादा लोग उसके अध्यक्ष में ये भर के आ जाते हैं कि जी यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में तो सबसे ज़्यादा हेड लाइब्रेरियन ही होंगे। दोस्तों विश्वविद्यालय पुस्तकालय के अध्यक्ष हमेशा कुलपति होते हैं। पुस्तकालय अध्यक्ष यानी लाइब्रेरियन तो उस समिति का क्या होते हैं? सचिव होते हैं। ये गलती कर आप अपना नंबर गँवा देते हैं। नाइस डियर ब्रो, बेहतरीन क्लास। बिल्कुल आप अपना प्यार दर्शाइए, प्यार लुटाइए। बहुत-बहुत धन्यवाद आप लोगों का। देखिए, लाइब्रेरी अथॉरिटी के बारे में अपन बात कर रहे थे कि इसमें कौन-कौन शामिल होंगे। अब अपन बात करते हैं कि इस लाइब्रेरी अथॉरिटी के दायित्व क्या होंगे? यानी ऐसे उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होगी कि आपके सेकंड नियम को पूरा कर ले। तो दोस्तों इस हेतु लाइब्रेरी अथॉरिटी आपका क्या करेगी? पुस्तकों का चयन करेगी। अभी अपन ने प्रथम नियम में भी ये पढ़ा था, यानी बुक सिलेक्शन। बुक सिलेक्शन अपन ने वहाँ पर बात करी थी कि रंगानाथन जी आपके बुक सिलेक्शन प्रथम 3 नियमों में देख के जाते हैं। पहला भी यही कहता है, दूसरा भी यही कहता है और तीसरा भी यही कहता है। तो पुस्तकों का चयन कौन करेगा? लाइब्रेरी अथॉरिटी करेगी, और वो ये ध्यान रखेगी कि जो आपके स्थानीय पाठक हैं, यानी जो आपके लोकल पाठक हैं, उनकी मांग को पूरा किया जाए। यानी प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक प्रदान करनी है। इस हेतु वो पाठकों की डिमांड को क्या करेगी? पूरा करेगी। यानी जो पाठक रिकमेंडेड करते हैं, यानी जो उनकी आवश्यकता होती है, उनकी रुचि होती है, उनकी मांग होती है, उन पुस्तकों को खरीद की जाती है, उन पुस्तकों का चयन किया जाता है, और पुस्तकालय में क्या की जाती है? अनुग्रहित की जाती है, एक्सेसनिंग उसकी की जाती है, परिग्रहण उसका किया जाता है, और पाठक को वो पुस्तक उपलब्ध करवाई जाती है। तो एक दायित्व आया लाइब्रेरी अथॉरिटी का पुस्तकों का चयन। एक आया कुशल कुशल कर्मचारियों का चयन। कुशल कर्मचारियों, देखिए दोस्तों, लाइब्रेरी अथॉरिटी का एक दायित्व आपका ये भी बनता है भाई कुशल कर्मचारियों का चयन आपा होना ही यहाँ कि भाई कई बार कोई फर्जीवाड़ा हो जावे या कोई भाई भतीजावाद निकल जावे, कोई लाइब्रेरी खोले और वो कैसा मन लगाई दीजो, तो वो तो भी ने चाचा भतीजा ने लगवाई देवे, नेपोटिज्म कर लेवे, और फच वो जिको की तो जेक लगायोड़ो आयो, सेटिंग करानो आयो, आने लागे वो थाने लाइब्रेरी काम कर दे वो, बस वो कहीं करी वो मुफ्त री रोट या तोड़ी, वो आप रुपया उठाई सैलरी उठाई काम की टक्कर करन देव को नहीं। इसलिए एक उच्च कुशल आपको कार्मिकों का चयन करना है, उनको समय-समय पर प्रशिक्षण देना है, ट्रेनिंग देना है। ये सारे भी दायित्व किसके बनते हैं? लाइब्रेरी अथॉरिटी के। देखिए दोस्तों, जब एक कर्मचारी कुशल प्रशिक्षक होगा, उसको लाइब्रेरी का पूरा नॉलेज होगा, यानी उसकी लाइब्रेरी के जो फंक्शन है, उसको उसको पता रखेगा, ध्यान में रहेगा, तो फिर वो पाठकों को एक अच्छी सेवा दे पाएगा, बनस्पत उन जेक वालों की या सेटिंग वालों। तो कुशल कर्मचारियों का चयन हुआ। इसके अलावा आप कह सकते हैं कि वर्गीकरण की स्कीम, यानी वर्गीकरण वर्गीकरण का मतलब क्या? कि आपके इधर क्लासिफिकेशन की स्कीम कौन सी चलने वाली है? क्लासिफिकेशन की स्कीम कौन सी वाली चलने वाली है? जैसे सीसी चलेगी, या डीडीसी यूज़ करोगे, या यूडीसी यूज़ करोगे? इन सभी बातों का भी निर्धारण कौन करता है? आपकी लाइब्रेरी
अथॉरिटी। लाइब्रेरी अथॉरिटी आपके इसके अलावा पुस्तकालय के क्या बनाएंगे दोस्तों? इसके अलावा पुस्तकालय के नियम भी बनाएंगी। नियम बनाने का मतलब क्या हुआ कि भाई एक पाठक को कुल 3 पुस्तक मिल सकती है, इससे ज़्यादा नहीं ले सकता है। अगर ये भी नियम बना दिया तो इससे क्या हो जाएगा? पाठक बंदिश में आ जाएगा। वो ऐसा नहीं है कि भाई वो रूम अपने लाइब्रेरी में गया और लाइब्रेरी में कहा हाँ, 1 ये दे दो, 1 वो दे दो, 1 वो दे दो, 1 ये दे दो, 10 पुस्तकें ले ली। अगर वो 10 पुस्तकें ले लेगा तो बाकी का पाठक क्या करेगा? फिर बाकी के पाठक को उसकी पुस्तक कैसे मिलेगी? वो तो खाली हाथ चला जाएगा। फिर वो भी यही कहेगा कि अरे सर, आपने तो कहा प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिलनी चाहिए, यहाँ पर तो मुझे मिला ही नहीं, मैं तो खाली हाथ जा रहा हूँ। तो ये जो नियम भी सेट करते हैं वो लाइब्रेरी अथॉरिटी करते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि भाई किसी न किसी को दायित्व लेने पड़ेंगे, तो राज्य सरकार ने अपने-अपने दायित्व पूरे किए। लाइब्रेरी अथॉरिटी ने अपने दायित्व पूरे किए, कैसे? वो पुस्तकों का चयन कर रही है, कुशल कर्मचारियों का चयन कर रही है, वर्गीकरण की स्कीम का चयन कर रही है कि आपकी लाइब्रेरी में कौन-सी लाइब्रेरी की पद्धति होनी चाहिए, नियम बना रही है। ये इन सभी दायित्वों को पूरा होगा तो आपके दूसरे नियम की भी पूर्ति होने के बढ़ जाए। इसके अलावा पुस्तकालय कर्मचारियों के कर्तव्य, पुस्तकालय कर्मचारियों के कर्तव्य। अब इस पुस्तकालय कर्मचारियों के कर्तव्य में क्या आएगा दोस्तों? कि भाई वो उनके पास भी यही है, यानी जो लाइब्रेरी के जो स्टाफ है वो भी कोई भी किसी भी पाठकों में कोई भेदभाव नहीं करे। जितनी जिसकी पाठक की डिमांड है, जैसे कि मान लो 3 पुस्तकें ले सकता है तो उसको वो 3 ही दिए जाना चाहिए। कई बार जो लाइब्रेरी के स्टाफ होते हैं वो जानबूझ के पुस्तक तो उनके पास होती है, लेकिन वो पाठक को मना कर देते हैं कि नहीं, ये पुस्तक तो किसी और को इश्यू हो चुकी है। तो इन सभी लोक लुभावने या झूठे वादे से इनको बचना चाहिए। तो अगर पुस्तकालय कर्मचारी भी अपने नियम पूरे करेगा, तो भी पाठक को अपनी पुस्तक मिलती रहेगी। और चौथा नियम जैसे दोस्तों आता है पाठकों का दायित्व है। चौथा नियम नहीं कह सकते इसको, इसको चौथा पॉइंट बोल सकते हैं दूसरे नियम के अंतर्गत, पाठकों के दायित्व या पाठकों के कर्तव्य। पाठकों के भी कुछ न कुछ दायित्व है। क्या है दोस्तों? कि जैसे ही वो पाठक लाइब्रेरी में गया, उसने अपनी 3 पुस्तकें चयन की या 2 की, उसको जितना उसको तो समय सीमा है उसकी, जैसे कि मान लो अगर उसकी पुस्तक के लौटाने का समय 1 महीना है या 20 दिन है, तो जितनी सीमा है उस सीमा के अंदर-अंदर उसको पुस्तकें क्या करनी है दोस्तों? लौटा देनी है। अगर वो पुस्तक को लौटा देगा, तभी तो वो पुस्तक किसी अमुक दूसरे पाठक को मिल जाएगी। और इसी तरह से ये चेन बनती रहेगी दोस्तों। देखिए दोस्तों, कई बार पाठक ठानता है, "इतना नकटा हुए, इतना अचपड़िया हुए, ए बेटा चोर प्रवृत्ति रवे।" हालाँकि चोरी नहीं करे, लेकिन चोर प्रवृत्ति रवे। किकर करे वे नकया किकर करे? वे करे कि जैसे मान लो लाइब्रेरी में ने तो पढ़गा, लाइब्रेरी में एंटर या बाद में ये घनी सारी शेल्फ पड़ी है, ए शेल्फ पड़ी है, ए शेल्फ पड़ी है। अड़ने हिस्ट्री की किताबें पढ़ी, अड़ने मैथमेटिक्स की किताब पढ़ी, अड़ने इंग्लिश की किताब। अब भी ना अपना स्टूडेंट ने कह दियो कि भाई तू तो 3 किताब ले सके, और वो तीनों किताबें तो आटो ही ले ली, 1, 2, 3 ये तीनों किताबें ले ली। अब भी नहीं नज़र पड़ी कि अरे अटे तो ये किताब बड़े पड़ी, लेकिन मैं ले तो 3 ही सकूँ, अब ये किताब नहीं ले सकूँ। अब इन बतो तो वो बाहर ले जा नहीं सके किताब, किताब वो घर ले जा सके 3। जन वो इन एक किताब रो कहीं करे, इन एक किताब ने आटो उठाई और फिर किताब ने वो इंग्लिश वाली शेल्फ रे महीने भीतर कटी फसाई दे बिन। अब अगला कोई हिस्ट्री वाली किताब छोरो लेवना आई, तो वो तो आप रे हिस्ट्री वाली शेल्फ दे कि इंग्लिश री शेल्फ कन वो क्या न जाए, वो नहीं जाओ बूटे। और फते वो थोड़ा दिन बाद में आवे, आप रे 3 किताबों एक किताब फाची जमा कराई दे और आ जेकी किताब आटे लुकई वो आप रे नाम आते इश्यू कराए ले। एड़ा भी छोरा हुए। और यहीं से देखो दोस्तों, मज़ाक में आपके यहाँ से सवाल बन जाता है। अब सवाल क्या बना दोस्तों? कि भाई पुस्तकालय की शेल्फों में गलत जगह पर स्थापित पुस्तकों को पुनः उसको उसके उचित स्थान पर रख देने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? और ये सवाल को कितनी बार एग्जाम आ चुका है दोस्तों, वापस समझ लीजिए। देखो, अपन ने हंसी मजाक में जो सिचुएशन बताई वो इसी सवाल के लिए बताई थी दोस्तों, कि अगर किसी सेल्फ में पुस्तक गलत जगह आ गई है, गलत स्थापित हो गई है, तो उसको वहाँ से हटाकर उसको पुनः उसकी उचित जगह पर रख देना, यानी उसका जो पहले से उसकी जो लोकेशन थी, वहाँ पर उसको वापस रीस्टोर कर देना। रीस्टोर, आपको रीस्टोर में वापस कर देते हो,
तो आपका ये सवाल क्या कहलाएगा, ये प्रक्रिया क्या कहलाएगी? दोस्तों, इस प्रक्रिया को आप कहते हैं सेल्फ रेक्टिफिकेशन। क्या कहते हैं दोस्तों? सेल्फ रेक्टिफिकेशन। और हिंदी में इसको कहते हैं निदानी परिशोधन। क्या कहते हैं? हिंदी में इसको कहते हैं निदानी निदानी परिशोधन। निदानी परिशोधन। और आ जाओ भाई हिंदी मीडियम वाला। आ क्या हो के भाई सा हिंदी मीडियम में पढ़ो, हिंदी मीडियम और ओ थाने याद हो रही निदानी परिशोधन या थाने सेल्फ रेक्टिफिकेशन। वो तो अपन वर्ड कई बार यूज कराई जा। पेट्रोल में कई बार कही जा के थोड़ो तेल रेक्टिफाई करन गाल जो हो। आ चीज क्यों रेक्टिफाई करन गाल जो हो? तो रेक्टिफाई रो मतलब कही हो कि जेकी थोड़ी गलतियां होगी बिन गलतियां सुधार लो, इनमें थोड़ा संशोधन कर लो। तो इसलिए इस प्रक्रिया को अपन क्या कहेंगे? सेल्फ रेक्टिफिकेशन। तो ये अपने दोनों नियम थे। प्रथम नियम को भी आज अपने डिटेल में जाना, दूसरे नियम को भी आज अपने डिटेल में जाना। अब अपन अगली क्लास में बाकी के जो 3 नियम हैं यानी तीसरा, चौथा, पांचवा, उनके भी क्या इम्प्लीकेशंस है उसके बारे में जानेंगे। दोस्तों, आप लोग बने रहिए और अपना प्यार इसी तरह से आप दर्शाते रहिए, प्यार उमड़ते रहिए। अगर आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी है तो आप इस क्लास को आप आगे भी अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और अब की बार 300 पार का नारा बुलंद कीजिए अपने स्टडी टेबल के आगे, अपने स्टडी रूम में। ये 300 का आंकड़ा बहुमत के पार आप लेके जाइए। 400 में से 300 पार सीट लेके जाइए और समाज में अपना और अपने घर वालों का नाम रोशन कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत